गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि श्वसन और गैसों का विनिमय। इससे पहले हमने किया था चैप्टर 16 जो कि था आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप आपको वो चैप्टर क्लियर हो। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज ब्रीथिंग। The process of exchange between oxygen from the atmosphere and carbon dioxide produced by the cell. Breathing एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं इनसाइड और जो CO2 हमारे शरीर में सेल्स प्रोड्यूस करती हैं वो हम रिलीज करते हैं। ये होती है ब्रीथिंग और हिंदी में इसे कहते हैं श्वास। फिर उसके बाद टर्म आती है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है बच्चे, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं शरीर में तो उस वक्त उस ऑक्सीजन का यूज सेल करती हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके और उस एनर्जी का यूज करके सेल अपना काम करती हैं, फंक्शन, और उसके बाद जो CO2 बनता है वो रिमूव हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, ये वो तरीका होता है, मेथड होता है जिसके जरिए ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का जो कि सेल्स के अंदर होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हिंदी में हम इसे बोलते हैं श्वसन। तो ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन ये दोनों टर्म आपको क्लियर होंगी। ये सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड CO2 का। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम ऑक्सीडेशन करते हैं फूड मटेरियल का। और ये ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, इनसाइड द सेल, ताकि सेल को एनर्जी मिल सके। जो टर्म थी रेस्पायरेशन वो दी थी डट रॉचेट ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दी थी डट रॉचेट। उसके बाद आपने सुना होगा जो आपकी रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो श्वसन अंग होते हैं, वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि वह जीव कहाँ पर रहता है, वो ऑर्गेनिज्म कौन सी जगह पर रह रहा है और उसका कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके शरीर की संरचना किस प्रकार की है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन ऑर्गेनिज्म है और वो कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसन अंगों से सांस लेते हैं या फिर वो अंग जो उनकी मदद करते हैं सांस लेने में। जैसे एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन होते हैं, जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया, टॉर्टोइज है, ये होते हैं। तो एम्फीबियन की जो स्किन होगी, उनकी त्वचा आप देखेंगे मॉइस्ट होगी। मॉइस्ट मतलब कि गीली सी, तो वो थ्रू स्किन भी रेस्पिरेशन होती है उनकी और लंग्स भी होती है। उसके बाद स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट, फ्लेटवर्म, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये सभी एक फाइलम है, अलग अलग। ये सभी का डिवीजन क्या हुआ है, प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हुआ है। स्पॉन्जेस बहुत सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बाद सिलेंड्रेट आते हैं, देन फ्लेटवर्म आते हैं। इन तीनों की ही जो रेस्पायरेशन होती है बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। उसके बाद अर्थवर्म आता है। अर्थवर्म केचुआ, उसमें भी बाय स्किन के जरिए ही वो रेस्पायरेशन करता है। इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास एक ट्रैकियल सिस्टम होता है जिससे वह रेस्पायरेशन करते हैं। फिशेज यानी कि आपकी मछलियां आ जाती है। उसके बाद मोलस्क यानी कि स्नेल, इनके पास गिल्स होती हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं मोस्टली उनके पास गिल्स होती है जिसके थ्रू वो रेस्पायरेशन करते हैं। इन लास्ट आपका आता है मैमल्स। मैमल्स यानी कि ह्यूमंस, एनिमल्स, इन सब को अगर हम देखें तो इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स का, यानी कि फेफड़े, जो इनकी मदद करते हैं रेस्पायरेशन में। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिटेल में, यानी कि मानव श्वसन तंत्र। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हम सांस किस प्रकार से लेते हैं। तो उसके लिए हमारे शरीर में कुछ अंग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं सांस लेने में, जैसे कि नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल और एल्वियोली। इन सभी के हिंदी में जो भी नाम है मैंने लिखे हुए हैं। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं इनकी मदद से इंग्लिश वाले नेम्स को याद करेंगे। जैसे नोज को नाक कहते हैं, लैरिंग्स को कंठ कहते हैं, ट्रैकिया को श्वसन नली कहते हैं, लंग्स को फेफड़े, ब्रोंकस को श्वसन और ब्रोंकियोल को श्वसनी
और एल्वियोली को कहते हैं कुप्पिका। अगर इसमें से आपको याद हो तो अगर हम बात करें तो एल्वियोली का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे तो एल्वियोली का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता था, स्मॉल पाउच लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें एक्सचेंज होता था, O2 आता था और CO2 बाहर जाता था यहाँ से। और इसके पास कौन देता था आपका O2 और CO2? इसके पास जो ब्लड कैपिलरीज होती थी वहां से आता था आपका O2 और CO2। जो ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम पाथवे देख लेते हैं जिसके जरिए, जिस रास्ते से जो एयर है, स्पेशली ऑक्सीजन है, वो हमारे एल्वियोली तक पहुंचती है। ये आपको याद भी होगा थोड़ा सा, बस आप टेंथ जो आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें कुछ पार्ट्स हैं, या फिर किस तरीके से एयर हमारे एल्वियोली तक पहुंचती है और फिर हमारी सेल्स तक वो पहुंचती है ताकि उसको यूज़ किया जा सके। ये पाथवे है, ये पाथवे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। सबसे पहले ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, जो हमारी नाक होती है उसमें 2 नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू एयर एंटर करती है। उसके बाद नॉस्ट्रल के बाद एयर कहाँ जाती है? नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर में जाती है नेसल पासेस से होती हुई, अनुनासिक कक्ष में नाक की नली से होती हुई। फिर उसके बाद नेसोफेरिंग्स में, नेसोफेरिंग्स से वो जाती है ग्लॉटिस में। यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे, जो आपका फूड पाइप ओइसोफेगस होता है और जो आपका वाइन पाइप होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। श्वसन नली और जो आपकी आहार नली है वो दोनों अलग है। जब आप खाना खाते हैं उस समय पर आपकी श्वसन नली को एक पतली सी लेयर होती है वो कवर कर लेती है, उसे आप बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। फिर ग्लॉटिस से खाना जाता है आपका लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया, सॉरी खाना नहीं, हवा जो एयर है वो जाती है आपकी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद जो आपका एयर है वो जाती है पहले प्राइमरी ब्रोंकी में, टर्शरी ब्रोंकी में, फिर ब्रोंकियोल में और लास्ट में एल्वियोली में। हर एक लंग कवर होती है एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से जिसे आप कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन फुफ्फुसावरणी झिल्ली, और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे आप कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, फुफ्फुसावरणी द्रव। इसका चलिए डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ये एपिग्लॉटिस होता है जो कवर करके रखता है वाइन पाइप को कि इसके अंदर कोई भी फूड मटेरियल या डस्ट पार्टिकल एंट्री ना करे। ये लैरेंस होता है आपका। ये ट्रैकिया रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज, इसे आप ट्रैकिया कहते हैं। अभी आपने पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी। ये तो होता है बच्चे आपका प्राइमरी। जब ये डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, इसमें से 2 बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे, 1 और ये 2, ये हो गए आपके सेकेंडरी। जब ये सेकेंडरी वाले जो हैं, ये सेकेंडरी, जब इन सेकेंडरी में भी डिवीजन हो रहा है, आप ये देख रहे होंगे, ये है आपका टर्शियरी। तो ये डिवीजन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये आपकी अलग अलग ब्रोंकी है। इनमें एयर आती है, फिर एयर कहाँ जाती है? आपकी जाती है ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स में भी कहाँ? ये जो स्मॉल आपके बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एल्वियोली में जाती है। और आपको याद होगा जो एल्वियोली की वॉल होती है मस्कुलर होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, अपने साइज इंक्रीज कर सकती हैं। ये आपकी लंग्स हैं। जो आपकी एल्वियोली है वो एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। आप ये देख रहे होंगे, ये जो है डबल मेम्ब्रेन, ये है आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो पोर्शन है इसमें, ये आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन का है। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसके बाद
आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर आता है आपका डायफ्राम। ये भी फ्लेक्सिबल होता है। जब आप सांस लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं उस वक्त ये ऊपर की तरफ हो जाता है फ्लैट, और जब आप सांस छोड़ते हैं यानी कि CO2 रिलीज करते हैं तब ये रिलैक्स हो जाता है। ये आपके लंग्स होते हैं। हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कि किस रास्ते से होते हुए एयर हमारे एल्विली तक पहुंचती है, और एल्विली यानी कि कुपिका तक पहुंचने के बाद हमारी जो सेल्स हैं उन तक ये पहुंचती है बाय ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स क्या बताते हैं? ये स्टेप्स ये बताते हैं कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है आपकी उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन शॉर्ट कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ब्रीथिंग होती है, यानी कि आप सांस लेंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसको आप पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। जो आपका पल्मोनरी वर्ड है वो लंग्स से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो डिफ्यूज़न होता है गैसेस का लेयर्स के बीच में से, डिफ्यूज़न यानी कि विसरण होता है गैसेस O2 और CO2 जो एल्विली की वॉल्स होती है उनके अंदर बाहर क्या होगा, आपका डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाता है गैसेस का ब्लड में। O2 जाएगी सभी सेल्स तक और ब्लड क्या करता है, सभी सेल से CO2 को लेकर आता है। फिर डिफ्यूज़न होता है O2 एंड CO2 का बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ये वही है, ब्लड से O2 चला जाएगा और CO2 ब्लड के पास आ जाएगा। फिर O2 को कौन यूज़ कर लेंगे, हमारी सभी कोशिकाएं, सेल्स, और जो भी आपके CO2 बनेगा सेल्स में वो सारा CO2 वापस आ जाएगा। फिर ये थी आपकी मेन स्टेप जो रेस्पिरेशन में होता है। सबसे पहले ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के बाद डिफ्यूज़न होता है O2 एंड CO2 का एल्विली की वॉल्स में। उसके बाद गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में। ब्लड क्या करता है, O2 को पहुंचाता है सभी टिश्यू तक और CO2 को कलेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होगा, सेल O2 का यूज़ कर लेगी अच्छे से और उसके बाद क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा। तो ये आपके स्टेप्स थे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। जब आप सांस लेते हो तो उसके अंदर 2 स्टेजेस आती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है, अंतः श्वसन यानी कि अंदर की तरफ वायु को लेना, और जो आपका एक्सपायरेशन है वो क्या होता है, निःश्वसन यानी कि सांस को छोड़ना। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये 2 स्टेजेस होती हैं जो ब्रीथिंग के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं। जो हमारे लंग्स है, थोरेसिक चैम्बर है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। उन्हीं चेंजेस के बारे में यहाँ पे हमने बात की है। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। जो आपका ये देखिए, ये ए जो डायग्राम है आपका, ये है आपका इंस्पायरेशन का। इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होगा, ये हमारे लंग्स हैं यानी कि फेफड़े। जब हम सांस लेते हैं उस वक्त जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि नीचे की तरफ एक्सपेंड, फैलेगा। जो आपकी लंग्स के अंदर जो थोरैक्स है उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा यानी कि वक्ष का आयतन वृद्धि हो जाएगी। साइड में जो रिब्स होती हैं, रिब्स यानी कि पसलियाँ, और स्टर्नम ये यानी कि उरोसित, ये भी फैलना शुरू कर देंगी। जो आपकी रिब्स होती हैं, हड्डियाँ, इस तरीके से इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वॉल्यूम बढ़ता है थोरेसिक चैम्बर का, लंग्स का, ताकि आप आसानी से एयर का इनटेक कर सकें फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसमें आपको ध्यान बस ये देना है कि वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज होती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब्स और स्टर्नम ये दोनों ही क्या होते हैं, रेज यानी कि ऊपर की तरफ उठते हैं। जब ये सारे चेंजेस होते हैं तब जो वॉल्यूम होती है थोरेसिक चैम्बर में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और आप एयर का इनटेक कर सकते हैं यानी कि एयर को अंदर की तरफ ले सकते हैं। ये होता है आपका इंस्पायरेशन में। एक्सपायरेशन जस्ट इसके अपोजिट होता है कि इसमें क्या हो रहा था, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो रही थी, इसमें वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो गई यानी कि अब रेस्टिंग पोजीशन पे आने शुरू हो जाएंगे लंग्स हैं जो आपके, पक्ष का आयतन में कमी आएगी।
साथ ही साथ डायफ्राम जिससे इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ताकि साइज बढ़ सके, नीचे की तरफ आ रहा था, इसमें वापस से ऊपर की तरफ जाएगा और आर्क की फॉर्म करेगा, रिलैक्स स्टेज में जाने की कोशिश करेगा। सेम जो आपकी रिब्स और स्टर्नम है वो भी अपनी ओरिजिनल जो उनकी वास्तविक स्थान था वहाँ पर पहुँच जाएंगी ताकि आराम से आप क्या कर सकें, CO2 को रिलीज कर सकें अपनी बॉडी में से। ये कब होता है? एक्सपायरेशन आपका नहीं है श्वसन, जब आप CO2 रिलीज करते हैं। और इंस्पायरेशन कब होता है? जब आप O2 लेते हैं, तो उस वक्त होता है इंस्पायरेशन। इन का मतलब इनसाइड और एक्स का मतलब होता है आउटसाइड। इसके बाद बच्चे कुछ टर्म्स हैं जो आती हैं आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती हैं जब आप सांस लेते हो तो कितनी क्षमता होती है, कितना एक तरीके से आपकी कितनी आयतन होता है जो उपस्थित होता है पहले से ही आपके फेफड़ों में, जिससे कि आप जब भी ऑक्सीजन लेते हैं या फिर CO2 रिलीज करते हैं तो ये उन क्षमताओं के बारे में बात करता है। अगर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को देखें तो इसमें आती है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये आपकी चारों वॉल्यूम रेस्पिरेटरी हैं। उसके बाद कैपेसिटीज में आती हैं आपकी टोटल लंग कैपेसिटीज, वाइटल कैपेसिटीज और इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज। फिर आती है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज और एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज। बच्चे यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे तो ये आपको आ जाएंगे समझ में। मेल और फीमेल में ये अलग होती है, इनकी कैपेसिटी एवरेज वैल्यू है ये हर जगह जो आपको बताई गई है। मैं इसमें से आपको एक दो एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है, आप ही को याद करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम अमाउंट होता है एयर इनहेल की, आपने कितनी एयर ली है, इनहेल यानी कि अंदर की तरफ, और एक्सेल कितनी एयर को आपने रिलीज किया है CO2 का विद ईच ब्रीथ, एक सांस में आपने कितनी एयर का इनटेक किया है और कितनी एयर को आपने रिलीज किया है अंडर रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग यानी कि जिसमें आपको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, आराम से। तो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड विद ईच ब्रीथ अंडर रेस्टिंग कंडीशन, उसे कहते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। मेल के अंदर ये कितनी होती है? ये होती है 500 और इन फीमेल ये 500 ही होती है, अप्रॉक्स इक्वली होती है। उसके बाद आती है आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे खुद देख लीजिए, इंस्पायरेटरी का मतलब है क्या होता था? इनटेक कि आपने लिया है। रिजर्व वॉल्यूम ये अमाउंट ऑफ एयर होता है जो आप फोर्सफुली, यानी कि इसमें आप फोर्स लगाएंगे, इनहेल सांस लेते वक्त आप जितना फोर्स लगाते हैं उस वक्त ये आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इनहेलेशन। टाइडल वॉल्यूम इनहेलेशन तो आप रेस्टिंग पोजीशन में करते हो, लेकिन उसके बाद जब आप फोर्सफुली सांस लेंगे तो उस वक्त जो वॉल्यूम होगा वो होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मेल कितने कर सकता है? 3100 ml और फीमेल में 1900 ml। ये एक एवरेज वैल्यू है, ये आप याद रखेंगे। सेम इसी तरीके से आप आगे याद करते जाइएगा, ये आपको हो जाएगा। चलिए एक्सपायरेटरी देख लेते हैं। एक्सपायरेटरी जस्ट इसके अपोजिट होगा। इसमें क्या था? अमाउंट ऑफ एयर जो आप फोर्सफुली इनहेल करते हैं, ये इसमें होगा अमाउंट ऑफ एयर जो आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, रिलीज करते हैं। कब? आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सेलेशन। एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सेलेशन के बाद आप जितनी भी एयर एक्सहेल करेंगे यानी कि रिलीज करेंगे, एक्सहेल यानी कि रिलीज करेंगे फोर्सफुली, उसको आप बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मेल में 1200, फीमेल में 700। रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सी होती है? जितनी भी एयर बच जाती है आपकी लंग्स में आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हो यानी कि एयर रिलीज करते हो, CO2 रिलीज करते हो, उसके बाद
जितनी भी एयर आपकी लंग्स में बचेगी उसे आप कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब एक तरीके से अवशेष होता है, बचा हुआ। तो मेल के अंदर ये होता है 1200 और फीमेल के अंदर होता है ये 1100। तो नेक्स्ट आप खुद पढ़ेंगे और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में।